हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रानी है। मैं 18 साल की हूँ। मैं 12वीं की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टी मिल गई थी। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर का काम करने के बाद मैं अपने बेड पर आराम कर रही थी। थकान की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बेड पर लेटकर आराम कर रही थी और हाथों से अपने सर का मसाज कर रही थी। मेरा भाई अखिल मुझे लेटा हुआ देखकर बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टी क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। ऊपर से नौकरानी भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, बहन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो तुमको सुकून मिल जाएगा। अखिल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। अखिल कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। अखिल कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वो मेरे सिराने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें बंद करके सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ पर खुली। मैं हड़बड़ा कर आंखें खोली तो मेरे सर पर जैसे कोई बोझ हो। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 7 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास भी न हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली, मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अगर दीवार पर हाथ न रखती तो गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। अखिल मुझे देखकर खाना मेरी प्लेट में निकालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, रानी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें और अगर नौकरानी नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख लें। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसका रंग भी पीला पड़ चुका है। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था और हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा जॉब करते थे। मैं और अखिल कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टी थी, इसलिए मुझे घर में ही रहना पड़ रहा था। मैंने एक बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से अखिल मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही करीब हो चुका है। जब से कॉलेज की छुट्टी हुई थी तब से वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती हूँ तो फिर आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वो कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा भी हक है कि तुम्हें सुकून पहुंचाओ। मैं भी खामोशी से लेटी रही, मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या अखिल कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ हो, आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। कमरे में एकदम अंधेरा छाया हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था? मैं नींद से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा आकर बेड पर सो गई। फिर मेरी आँख बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बेड पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो,
लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे डर लगने लगा था। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त अखिल भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे अखिल भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा और बोला, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं और मैं भी यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देख रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। सुबह जब मैं उठी तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज़ ख़राब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज अखिल बहुत खुश लग रहा था। जाने क्या वजह थी? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही खुश रहता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो अखिल तेल लाकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, रानी दीदी आइए, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगी थी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से क्लेचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सिराने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। अखिल मुझसे 2 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता था, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वह मेरे सर की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे कोई जादू हो। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत अच्छी थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, यह बहुत ही ख़ास तेल है, ख़ास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन और लंबे बाल हैं ना, ये इन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया गया हो। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मैंने देखा भाई भी कमरे में नहीं है। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे और पंखा बंद था और बहुत गर्मी हो रही थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं थी, बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी।
जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाना की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और अखिल के अलावा कोई नहीं था। फिर अखिल किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज़ बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब अखिल वहाँ से निकला। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, रानी आप ठीक हो गई? मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ा कर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नज़रें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं यह सोच रही थी कि उसने ये पैसे पापा के क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो डर गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल ले लूँगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तूने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर ख़राब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब अखिल अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ और वो सीधा अपने दोस्तों को कमरे में ही ले आया। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी जब वो सब हंसते हुए अंदर आए। मैंने तुरंत दुपट्टा लिया और फिर अखिल को समझाने लगी कि ये क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। अखिल कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो। मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ज़रूरी था। मैं उनके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। फिर वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे अखिल का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वो सभी अखिल की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लिया। जैसे ही वह लोग गए तो मैं अखिल पर चिल्लाई और बोला कि दोबारा तुम्हारी दोस्त मुझे इस घर में नज़र ना आए। मगर वो तो अगले ही पल मुझसे कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? ठीक है नहीं आएंगे, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे। कैसा लड़का था यह, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिल्लाने लगता है। लेकिन मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अखिल की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस दिन भी जब मैं अपने कमरे में सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुआ। मैं डर के आंखें खोली तो अखिल मेरे पैरों को अपनी गोद में रख कर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। अखिल के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी, मगर जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बिखरी हुई थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर में इतनी तेज़ दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाना सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अखिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो सारा मंजर मेरी नज़रों के सामने
घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहाँ शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहाँ कुछ नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और अखिल के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। फिर इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। उस दिन भी अखिल मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वो कल ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या तकलीफ़ है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। उन्हें शायद मेरी फिक्र नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहाँ अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अखिल मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि अखिल मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अखिल मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठा तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गला खींचता। एक दिन मैं हॉस्पिटल गई और गर्भपात कराने से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दी और जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ पापा घर पर नहीं थे तो अखिल फिर मेरे पास आया और मेरे सर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ना सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 2 घंटे के बाद होश आया। माँ बाप भी घर आ गए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अखिल मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाया था जो मेरे साथ गलत काम करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वह अखिल को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैं कमरे से बाहर आकर अखिल को पकड़ा और थप्पड़ की बारिश कर दी। मम्मी पापा भी आए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिया। होश में हो या पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो? इसे मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी। यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था? वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अखिल को पकड़कर बहुत मारा। अखिल ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया और अपनी बहन को इस काम में लगा दिया। मैं अपने कानों पर हाथ लगाकर बस रोए जा रही थी। पापा ने अखिल को बहुत मारा, मगर जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर वापस नहीं आया। मेरे पेट में जो बच्चा था वो नाजायज़ था। इसको मैंने गर्भपात तो करवा दिया था, मगर अखिल ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपका सगा हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं अपने सभी देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला न छोड़ें। इन सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली घर में रहती थी और उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करती थी। उसे अपना सगा भाई समझती थी।
तो दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और कहानियाँ जैज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।